कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमेनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बाजरा की वैज्ञानिक बुवाई विधि पर जानकारी, नींबू के बाग में लगने वाले रोग एवं इनके नियंत्रण पर जानकारी, रोटो कल्टीवेटर यंत्र पर संपूर्ण जानकारी, बाजरा प्रदेश के आगरा, मेरठ, बरेली मंडल सहित अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उसकी खेती की जाती है। चूंकि इस समय इसका बुआई का समय चल रहा है, तो जरूरी है कि किसान इसकी उन्नतशील प्रजातियों का चयन कर सही तरीके से बुआई का कार्य संपन्न करें। तभी आप अच्छी उपज की कल्पना भी कर सकते हैं। और इसकी सही बुआई तकनीकी की जानकारी के लिए हमने संपर्क किया सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के डॉक्टर एस तोमर से। जैसा कि हम देख रहे हैं, इस समय जो बारिश की दशाएं चल रही हैं उसमें कम जलमांग वाली फसलों, मुख्यतः हम बाजरे की बुआई की बात करें तो इस समय उपयुक्त समय इसका चल रहा है। बाजरे की बुआई के लिए ध्यान रखें कि जो भी इसके लिए मृदा का चुनाव किया जाए वो इस तरह से हो कि वहाँ पर ज़्यादा जल भराव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो बलुई दोमट मृदाएं सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं, एलुवियल मृदाएं जिन्हें जलोढ़ मृदाएं कहते हैं, वो इसके लिए उपयुक्त हैं। और उनमें अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद यदि 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपयोग की जाए तो और भी मृदा की दशा सुधर जाती है और अच्छा उत्पादन मिलता है। तो इस तरह से मृदा के चुनाव के बाद इस खेत की अच्छी तैयारी की जाए, जिसके लिए इसमें 2 बार हैरो किया जाए और 2 बार कल्टीवेटर से खेत पूर्णतः तैयार हो जाता है। अब बात आती है खाद और उर्वरक की। इसमें रासायनिक उर्वरक में हम कहते हैं मिट्टी परीक्षण कराने की आधार पर ही संस्तुति की जाती है और मिट्टी परीक्षण के आधार पर उपयोग करें। परंतु यदि मिट्टी परीक्षण नहीं हो पाता है, उस दशा में आपको संकर प्रजातियों के लिए 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। देसी और संकुल जो प्रजातियां हैं उनमें 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। फास्फोरस और पोटाश की संपूर्ण मात्रा एवं नाइट्रोजन की आधी मात्रा खेत की तैयारी के समय, जिसे वेसल ड्रेसिंग कहते हैं, या बुआई के समय मिट्टी में उपयोग कर दें। शेष आधी बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है वो जब फसल आपकी लगभग 30 दिन की हो रही हो उस समय से छिड़काव कर दें, जिससे अच्छे कल्ले निकलेंगे और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा।
खेत तैयारी के बाद आती है बुआई की, तो उसके लिए उपयुक्त प्रजाति का चुनाव करना जरूरी है। बाजरे में वैसे कहते हैं हम कि 2 तरह की प्रजातियां हैं जिन्हें की बुआई कर सकते हैं आप। एक तो संकर प्रजाति और दूसरी जो प्रजातियां हैं वो है संकुल प्रजाति, जिन्हें कंपोजिट वेराइटीज कहते हैं। तो जो संकुल प्रजाति हैं उसमें WCC 75 और राज 171 2 प्रजातियां हैं जो कि अच्छे उत्पादन के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के लिए ये संस्तुत हैं। इसके अलावा जो संकर प्रजातियां हैं उनमें पूसा 322, पूसा 23, ICMH 451 जो प्रजाति हैं ये संस्तुत की गई हैं उत्तर प्रदेश के लिए। इनकी बुवाई करके आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। छोटे दाने वाली फसल होती हैं तो इसमें जो बीज की मात्रा है वो बहुत ही कम लगती है। 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें पर्याप्त माना जाता है। तो किसी भी विश्वसनीय संस्था या जो प्राइवेट कंपनियां बीज बेचती हैं उनसे प्राप्त करेंगे तो ये बीज उपचारित हुआ ही मिलता है आपको। तो जो संकुल प्रजाति का बीज आप अपने घर का उपयोग कर रहे हैं तो बीज का इसमें उपचार बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कार्बेंडाजिम नामक दवा 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसके साथ मिलाएं अच्छी तरह से, जिससे कि जो दवा है फफूंदनाशी कार्बेंडाजिम वो बीज की प्रत्येक सतह से चिपक जाए। बीज में बुवाई की बात करते हैं तो हमेशा इसको लाइनों में बोएं तो फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए और पौधे से की दूरी है वो 15 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर किसान क्या करते हैं कि इसको ज़्यादातर उस समय सोचते हैं कि मौसम वर्षा आधारित होता है, जल्दी से जल्दी बुवाई के चक्कर में छिड़कमा बुवाई भी कर देते हैं। परंतु लाइनों में आप बोएंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। निराई गुड़ाई में भी सुविधा रहेगी और खाद डालने में भी सुविधा रहती है और फसल को गिरती भी कम है, क्योंकि लाइनों में जो बुवाई करते हैं तो लाइनें पूरा पश्चिम दिशा में होती हैं तो फसल जब बढ़ती है तो हवा इनमें से आसानी से निकल जाती है। क्योंकि ये बरसात के मौसम की फसल है, इसमें खरपतवारों के द्वारा बहुत हानि होती है। इनके नियंत्रण के लिए बुवाई के 3 दिन के अंदर एट्राजीन की 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करें। लगभग 6 से लीटर पानी में घोल करके इसको छिड़काव कर दें बुवाई के दूसरे दिन, तो इसमें लगभग 40 से 45 दिन कोई भी खरपतवार नहीं उगते हैं। नींबू के बाग प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में छोटे और बड़े स्तर पर देखे जाते हैं, लेकिन अधिकतर किसान भाई इस नींबू के बाग में लगने वाले रोगों के कारक, लक्षण, पहचान एवं नियंत्रण की जानकारी उन्हें नहीं होती है, जिसके कारण प्रतिवर्ष नींबू के उपज में काफी गिरावट भी आती है। अतः यदि आपके पास नींबू के बाग हैं तो इनमें लगने वाले रोगों की रोकथाम कैसे करेंगे, इसकी जानकारी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। प्राय सभी क्षेत्रों में इसकी बागवानी की जाती है और इसका विभिन्न प्रयोग भी होते हैं, लेकिन उचित जानकारी के अभाव में इसमें कुछ रोग और कीड़ों का प्रकोप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे नींबू उत्पादक किसान भाइयों को इसका अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है। तो नींबू में लगने वाली जो प्रमुख बीमारियां हैं उसमें जो सबसे पहली बीमारी आती है उसको हम लोग तना विगलन के नाम से भी जानते हैं, भूरा विगलन के नाम से भी जानते हैं तथा इसको हम मूल स्तंभ विगलन के नाम से भी जानते हैं। किसान भाइयों, इस रोग में क्या होता है कि तने के जो निचला भाग है जो जमीन के पास रहता है वहां पर इस रोग के लक्षण वर्षा ऋतु में दिखाई पड़ते हैं। अधिक जब उग्र होने लगता है यह रोग तो छाल भी नष्ट हो जाती है तथा उसके अंदर की जो लकड़ी होती है वो भी सूखने, उस पर भी इसका प्रकोप होने लगता है। किसान भाइयों, इस रोग के प्रबंधन के लिए हमें जो नींबू के उत्पादक भाई हैं उनको जल निकास का समुचित प्रबंध अपने बाग में रखना चाहिए। दूसरी बात जो आती है, गोंद निकलने वाले भाग को हम साफ कर लें और वहां पर यदि हम बोर्डो मिक्सचर या बोर्डो पेस्ट का लेप लगा देते हैं तो इस रोग की तीव्रता कम की जा सकती है। किसान भाइयों, इसके अतिरिक्त जहां पे गोंद निकलने की समस्या आती है तो पेड़ के चारों तरफ थाले बनाकर उसमें हम कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, बोरान तथा
बुझा हुआ चूने को यदि थाले में मिलाकर डालते हैं तो भी इस रोग से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, जो दूसरा प्रमुख रोग नींबू में लगता है उसे हम सिट्रस कैंकर के नाम से जानते हैं। इस रोग के लक्षण पत्तियों पर, टहनियों पर तथा फलों पर दिखाई पड़ते हैं। पत्तियों पर इस रोग के लक्षण में क्या होता है कि उसके ऊपर छोटे छोटे जलीय आकार के धब्बे बनते हैं जो बाद में बड़े होने लगते हैं तथा इन जलीय धब्बों के बीच का भाग धंस जाता है तथा किनारे के भाग उभर जाते हैं तथा इन धब्बों के चारों तरफ हल्के पीले रंग की संरचना सी दिखाई पड़ती है। बाद में ये सभी धब्बे भूरे रंग के हो जाते हैं। किसान भाइयों, इसके अतिरिक्त इस रोग का प्रकोप टहनियों पर भी होता है और जहाँ पे ये टहनियों पर ये आता है वहाँ से टहनियाँ सूखने लगती हैं, टूट जाती हैं तथा जब नींबू के फलों पर इसका प्रकोप होने लगता है तो उस पर छोटे छोटे उभरे हुए धब्बे बनते हैं जो कि खुरदुरे भी होते हैं, जिससे जब ये रोग लग जाता है तो हमारा जो नींबू होता है उसके ऊपर ये खुरदुरे पूरे धब्बे बने रहते हैं जिससे बाजार में उसका मूल्य कम हो जाता है। किसान भाइयों, यदि यह रोग भी आपके खेतों में लग रहा है या आपके बागों में लग रहा है तो सबसे पहले आपको अपने बागों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा यह जो रोग ग्रसित पत्तियां हैं या टहनियां हैं उनको इकट्ठा कर लें और उसको जला दें। इसके बाद आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस पर यदि छिड़काव कर देते हैं तो यह सिट्रस कैंकर रोग आगे नहीं फैलेगा। इसके अतिरिक्त आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 से 5 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करें तो इस रोग से बचा जा सकता है। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप हमारे बताए इन बिंदुओं पर विचार करेंगे और उसको अपने नींबू के बागों में लगाएंगे, उसका उपयोग करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने नींबू के बागों से अधिक उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जल्द होंगे हाजिर और आगे कार्यक्रम में है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। रोटो कल्टीवेटर यंत्र पर संपूर्ण जानकारी, चिंता की कोई बात नहीं, सब नियंत्रण में है। ओके। खेतों में खरपतवार नहीं, सब नियंत्रण में है। देश की सुरक्षा जवानों के हाथ, धान की सुरक्षा नॉमिनी गोल्ड के साथ। PI का नॉमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की, ये शान है धान के किसानों की। देखिए आरती लाइव। चिंता की कोई बात नहीं, सब नियंत्रण में है। ओके। खेतों में खरपतवार नहीं, सब नियंत्रण में है। देश की सुरक्षा जवानों के हाथ, धान की सुरक्षा नॉमिनी गोल्ड के साथ। PI का नॉमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की, ये शान है धान के किसानों की। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज कृषि क्षेत्र में आए दिन कोई ना कोई यंत्र इजाद किया जा रहा है और इन्हीं यंत्रों में से एक है रोटा कल्टीवेटर यंत्र, जो कि खेत में एक बार चलाने पर भूमि को बुआई योग्य तैयार कर देता है। तो किसान भाइयों, ये यंत्र आपको कहां से प्राप्त होगा और इसकी कार्यक्षमता व विशेषताएं क्या है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं पूसा समस्तीपुर के कृषि अभियंता एस चंद्रा। रिपोर्ट किया जा रहा है कि रोटावेटर के कंटिन्यूअस ज्यादा उपयोग से जमीन में 15-20 सेंटीमीटर के बाद हार्ड पैन क्रिएट हो जाता है, कड़ा सतह हो जाता है, जिसके कारण इसकी उत्पादकता में, फसलों की उत्पादकता पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। प्रत्यक्षता ऐसा देखा गया कि रोटावेटर से जुताई के बाद गेहूं की कुछ जगह पर पाया गया कि गेहूं की बालियां छोटी हो जाती है। तो इस तरह से इन्हीं सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और जब कल्टीवेटर से और डिस्क हैरो से आप जुताई करते हैं तो 4-5 पास लगाना पड़ता है। इसी बातों को ध्यान में रख के रोटो कल्टीवेटर विकसित किया गया है। कैसा यंत्र है जिसमें कि कल्टीवेटर का टाइन लगा है और इसमें डिस्क लगा हुआ है। इसके पीछे एक पल्वराइजर रोलर है जो कि ढेला भी फोड़ता है
और सबसे पीछे आपको समतल करने के लिए उसका ट्रेलिंग बोर्ड लगा हुआ है, जिस तरह से रोटावेटर भी लगा रहता है। यह इस यंत्र से आप 2 बार कम से कम एक खेत में पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण करके क्रॉस करके चलावें तो आपकी जुताई काफ़ी अच्छी तरह हो जाएगी। और इसके जुताई की गहराई 80 से 85 सेंटीमीटर तक रहती है। इस यंत्र का दूसरा फायदा क्या है कि इससे आप कदवा भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा कदवा होता है और इससे हार्ड पैन क्रिएट नहीं हो सकता है। अगर आप इसकी जुताई की क्वालिटी की तुलना करेंगे तो कल्टीवेटर और डिस्क हैरो की तुलना में जुताई अच्छी होती है, लेकिन इसका रोटावेटर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग किसान के दिमाग में रहता है कि रोटावेटर ये है, तो ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं रोटावेटर नहीं है। रोटावेटर से मिट्टी ज़्यादा भुरभुरा होता है, लेकिन कुछ ऐसी चर्चा है कि कुछ उसकी खामियां हैं जिसको दूर करने का प्रयास किया गया है। लेकिन किसान भाई, अगर आप रोटावेटर का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे मनाहट नहीं है, लेकिन डिस्क हैरो और कल्टीवेटर की तुलना में अगर आप रोटो कल्टीवेटर का उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस यंत्र की कीमत करीब 55,000 रुपया है और इस पर सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा 20,000 सब्सिडी है और इसकी उपलब्धता किसान इंजीनियरिंग मुजफ्फरपुर के यहाँ ये उपलब्ध हो जाएगा। इसमें कल्टीवेटर के शोभेल लगे हुए हैं और डिस्क लगा हुआ है, जिसका रखरखाव के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। किसान अपने यहाँ इसको एक रींच के सहारे खोलकर काम हो जाने के बाद इसकी सफाई कर दे, सारे बेयरिंग्स में मोबिल जला हुआ डाल दे और इसको काम के उपरांत ईंट पर प्लास्टिक शीट से ढक के रखें। मशीन आपको अगर बहुत ज़्यादा चला लिए हैं और शोभेल घिस गया हो, डिस्क घिस गया हो, तो इसका डिस्क मिलता है, किसान जी के हमें मिलेगा, आप इसको बदल दें। बहुत सिंपल है और कम लागत के कारण इससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में खेतों में खड़ी इस मौसम की विभिन्न फसलों, फलदार वृक्षों, सब्जियों एवं अपने पालतू पशुओं में कुछ कार्यक्रमों को अपनाने की सलाह दी जाती है। पिछले दिनों हुई बारिश तथा इस सप्ताह संभावित अच्छी बारिश के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई धान की रोपाई के कार्य में इस सप्ताह तेजी लाएं। धान की 21 से 25 दिनों की तैयार नर्सरी की पंक्ति से पंक्ति 20 सेंटीमीटर तथा पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर रखकर 2 से 3 पौधे प्रति हिल रोपाई करें। धान की फसल की अच्छी वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व देने हेतु मृदा परीक्षण के आधार पर ही उर्वरक दें, लेकिन किसी कारणवश यदि मृदा परीक्षण न करवा पाए हों तब 35 किलोग्राम यूरिया, 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 20 किलोग्राम MOP तथा 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से लेव लगे खेत में रोपाई से पहले समान रूप से बखेर दें। जो किसान भाई धान की फसल में रासायनिक विधि द्वारा प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं, वे खरपतवार अंकुरण से पूर्व रोपाई के 24 से 48 घंटे के अंदर ही ब्यूटाक्लोर नामक शाकनाशी की 5% ग्रेन्यूल की 10 से 12 किलोग्राम मात्रा को 15 से 20 किलोग्राम यूरिया में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से समान रूप से बखेर दें, या ब्यूटाक्लोर 50% इसी तरल द्रव्य की 500 मिलीलीटर मात्रा का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से समान रूप से छिड़काव करें। जो किसान भाई किसी कारणवश धान की नर्सरी अभी तक न डाल पाए हों, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे धान की कम अवधि वाली किस्में जैसे साकेत 4, गोविंद, नरेंद्र 80 अथवा सुगंधित किस्मों पूसा बासमती 1, हरियाणा बासमती 1, टाइप 3, कस्तूरी आदि में से किसी प्रजाति के प्रमाणित बीज की नर्सरी में बुआई इस सप्ताह अवश्य संपन्न कर लें, जिससे जुलाई के अंत तक रोपाई की जा सके। 1 एकड़ धान की रोपाई हेतु इस समय 15 किलोग्राम बीज बोएं। सोयाबीन की बुआई हेतु इस सप्ताह अनुकूल तापमान रहने की संभावना है।
साथ ही पिछले दिनों हुई बारिश से खेतों में पर्याप्त मात्रा में नमी भी हो गई है तथा इस सप्ताह भी बारिश संभावित है, अतः पलेवा की आवश्यकता नहीं है। किसान भाई खेत में उठ आते ही सोयाबीन की बुआई कर दें। सोयाबीन की फसल से अधिक पैदावार लेने हेतु सिर्फ उन्नतशील किस्मों जैसे पंत सोयाबीन 1024, पंत सोयाबीन 1042, पंत सोयाबीन 1092, पंत सोयाबीन 1225, पंत सोयाबीन 1347 अथवा हाल ही में विकसित पंत सोयाबीन 20, पंत सोयाबीन 21, पंत सोयाबीन 22, पंत सोयाबीन 23 आदि में से बीज उपलब्धता अनुसार किसी किस्म के प्रमाणित बीज का चुनाव करें। बुआई हेतु बीज की मात्रा 30 किलोग्राम प्रति एकड़ तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। उर्वरक मृदा परीक्षण के आधार पर लें, लेकिन जो किसान भाई किसी कारणवश मृदा परीक्षण न करवा पाए हों वे 50 किलोग्राम DAP प्रति एकड़ की दर से बुआई से पूर्व खेत में मिट्टी में समान रूप से मिला दें। प्रमाणित बीज ही बोएं, लेकिन यदि घर का बीज बो रहे हों तब बीज के अच्छे जमाव हेतु एवं बाद में फसल को बीमारियों से बचाने हेतु बीज को 2 ग्राम थायरम तथा 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण हेतु 200 ग्राम सोयाबीन कल्चर से 10 किलोग्राम बीज उपचारित करें। खरीफ मौसम की अन्य फसलों जैसे दाने वाली ज्वार, बाजरा, अरहर तथा मूंगफली आदि के उन्नतशील किस्मों के बीजों की बुआई हेतु भी इस सप्ताह से अनुकूल मौसम रहने की संभावना है, अतः इन फसलों की बुआई के इच्छुक किसान भाई ज्वार की दाने वाली मुख्य किस्मों CSH 13 या CSB 15, बाजरा की संकर किस्मों में MH 179, HHB 60, HHB 67 आदि या संकुल किस्मों में HC 4, ICMB 8440, WCC 75 आदि तथा अरहर की UPAS 120, टाइप 21, बाहर आदि में से किसी किस्म के प्रमाणित बीज की बुआई करें। आम के फलों की तुड़ाई जारी रखें तथा उचित विधि से पकाकर बाजार में भिजवाएं। इस सप्ताह संभावित बारिश को ध्यान में रखते हुए आम के नए बाग लगाने के इच्छुक किसान भाई इस सप्ताह किसी विश्वसनीय नर्सरी से उन्नतशील किस्मों जैसे बम्बई हरा, बम्बई पीला, आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा, फजली, चौसा, लखनऊ सफेदा आदि में से किसी किस्म के स्वस्थ पौधों का चयन कर पूर्व में भराई किए गए गड्ढों में इनकी रोपाई करें। तो किसान भाइयों, यह था इस सप्ताह के मौसम का मिजाज। अगले सप्ताह मौसम की नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी तहत आज के चयनित प्रश्न का जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लौंगपुर, जिला बरेली के कृषक जयराम सिंह ने। यह दुधारू पशुओं के बछड़े बछड़ियों की देखरेख प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो जयराम सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से जो पशुपालन अगर हम लोग करते हैं तो उसका कितने लाभ हैं। बच्चा पालन मतलब जैसे आपका गाय जो है बियाई है तो उस बच्चे को आप कैसे केयर करेंगे। जैसी आपकी गाय जो है बियाती है, बियाने के बाद जो है उसको पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो है उसको ये ध्यान रखिए कि उसके जो मुंह में जो म्यूकस है जो फंसा हुआ है उसको आप साफ कीजिए। साफ अगर हो जाती है, श्वास लेती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर श्वास लेने में उसको दिक्कत हो रही है तो उसको सबसे पहले उसको थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, चेस्ट पे जो है उसका प्रेशर दीजिए जिससे कि वो सांस लेने में सक्षम हो सके। दूसरी बात है कि जैसे ही आपका जो है बाछा या बाछी पैदा हुआ है तो उसमें आप देखेंगे कि जो है उसका नेवल कोड होता है, तो नेवल कोड को जो काटते हैं तो वहाँ से इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, टिंक्चर आयोडीन का घोल जो है उसको लगाना चाहिए। तीसरे पॉइंट पे ये रखना है कि आप देखिएगा कि जो है गाय बियाने के बाद जो है वो फर्स्ट दूध जिसको कोलेस्ट्रम बोल लेते हैं हम लोग, तो उस कोलेस्ट्रम को खिलाना बहुत ही जरूरी है। उसको खिलाने के लिए जो है कभी गिर जाती है, कभी खड़ा होती है, तो आपको उस समय उसको असिस्ट करना होगा, उसको थोड़ा सा हेल्प करके सहायता करके उसको जो है थन के पास ले जाना होगा, लगाना होगा। और वो दूध जो फर्स्ट मिल्क है जो कोलेस्ट्रम बोलते हैं वो पिलाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रम होती है विदिन
विदिन हाफ एन आवर के बाद से जो है उसको एकदम खिलाना शुरू कर देना चाहिए। आप कोशिश रखिए कि 48 घंटा तक उसको अवश्य खिलाएं। ऐसे तो 5 दिन तक खिलाया जाता है, जिसके कारण जो है उसकी प्रतिरक्षी क्षमता बढ़ी रहती है, जिससे बीमारी होने के चांस कम रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्रोटीन होती है जिसको ग्लोबुलिन्स बोलते हैं हम, जिसके कारण जो है उसकी प्रतिरक्षी क्षमता बढ़ जाती है। और दूसरी बात है उसमें विटामिन्स मिनरल्स जो है प्रचुर मात्रा में रहती हैं। प्रोटीन्स की मात्रा 4 से 5 गुना जो है नॉर्मल दूध जो हम देते हैं उससे ज़्यादा होती है। 10 से 15 गुना जो है विटामिन्स उसमें ज़्यादा होते हैं। और मिनरल्स होते हैं, कई तत्व ऐसे होते हैं जो उसकी प्रतिरक्षी क्षमता बढ़ाने में मदद करती हैं। तो इस कोलेस्ट्रॉल को हमें कितना खिलाना चाहिए? 1/10 ऑफ द बॉडी वेट, मतलब जितना आपके बाछा या बाछी का वजन है उसका 10वां भाग जो है उसको खिलाना चाहिए। लेकिन याद रखिए कि एक दिन में 5 से 6 लीटर या किलो से ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए। और एक बार में 1/10 ऑफ द बॉडी वेट उसका जितना है वो खिलाइए। मैक्सिमम लेवल जो है 5 से 6 किलो और 1/10 ऑफ द बॉडी वेट खिलाना चाहिए। इसके बाद हमें किन बिंदुओं पे ध्यान देना है? आपका जो है बच्चा या बाछी जो है 2 से 3 वीक का हो गया तो उसको डिहॉर्निंग कर देना है। और किन बिंदुओं पे ध्यान रखना है? फीडिंग स्टार्ट करना है। फीडिंग मीन्स स्टार्टिंग में तो आप दूध देंगे, पहली दूध जिसको हम बोलते हैं उसको हम खिलाएंगे। उसके बाद 5-6 से 20 दिन के बाद 20 दिन तक हम होल मिल्क देंगे, यानी पूरी दूध जो आप कहते हैं वो खिलाएंगे। तो पूरी दूध को हम कितना खिलाएंगे? तो 1/10 खिलाएंगे। लेकिन जैसे ही आपके 20 दिन के बाद हो जाए, यानी 21 से 30 दिन के बाद उसको जो है हम क्या खिलाएंगे? तो 1/15, मतलब जितना बॉडी वेट है उसका 15वां भाग जो है होल मिल्क खिलाएंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नॉमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।